दोस्तों आज के एपिसोड में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की जो प्रमुख बातें हैं, जो बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उसे ही मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 68 बीपीएससी मेंस देने वाले और इसके बाद 69th बीपीएससी पीटी में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज के एपिसोड में सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य जो बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उन्हें ही प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों इसके पश्चात प्रत्येक टॉपिक पर, चाहे वो कृषि का हो, उद्योग का हो, ऊर्जा का हो, परिवहन का हो, ग्रामीण विकास, कोई भी हो, प्रत्येक टॉपिक पर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा और वो सभी आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बेहद लाभदायक होंगे। दोस्तों वीडियो में जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं ध्यानपूर्वक देखिए, वो सारे फैक्ट्स बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में प्रस्तुत किए गए। इसके लिए आप थोड़ा भी कंफ्यूजन में ना रहे, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में 10.98% की वृद्धि हुई है और यह इस अवधि में राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68% थी, यानी राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही थी बिहार की वृद्धि दर 2021-22 के दौरान। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर। तो आइए देखते हैं कि बिहार के आर्थिक विकास में इन 3 क्षेत्रों का कितना योगदान रहा है। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें कही गई हैं इसके अनुसार 2021-22 में बिहार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, जो कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र आते हैं, इसका योगदान 21.2% था, यानी 21.2%। द्वितीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो उद्योग धंधे आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो है, इसका योगदान 18.1% और तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र जो टर्शियरी सेक्टर है, उसका योगदान है 60.7%, 60.7%। यानी बिहार के आर्थिक विकास में जो सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है, जो प्रथम स्थान पर है, वो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है जो 60.7% है। दूसरे स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, जिसका योगदान 21.2% है और तीसरे स्थान पर द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर है, जिसका योगदान 18.1% है। दोस्तों आइए देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राइमरी सेक्टर है, जो कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है, उनमें सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र है जो योगदान दिया है। तो इसमें पहले स्थान पर पशुधन है, लाइव स्टॉक है, और दूसरे स्थान पर मत्स्य पालन जो फिशरीज है, और जल कृषि एक्वा कल्चर। इन दोनों क्षेत्रों की जो वृद्धि दर है वो पिछले 5 वर्षों में अर्थात 2017-18 से लेकर 2021-22 के बीच जो रही है वो है क्रमशः 9.5% और 6.7%। अर्थात पशुधन लाइव स्टॉक में जो वृद्धि पिछले 5 वर्षों में हुई है वो 9.5% है, जबकि मत्स्य खेत और जल कृषि में जो वृद्धि पिछले 5 वर्षों में हुई है वो 6.7% है। तो ये ध्यान रखें, सर्वाधिक योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत इन 2 क्षेत्रों का। दोस्तों ये पहले जान लें कि प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर कहते किसको या इसकी परिभाषा क्या है। तो याद रखें कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इनमें न सिर्फ कृषि बल्कि वानिकी, मछली पकड़ना और खनन यानी माइनिंग भी शामिल होते हैं। अब यहाँ इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान रखें कि प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ही 2017-18 से 2021-22 के बीच अर्थात पिछले 5 वर्षों के दौरान खनन एवं उत्खनन माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर में 9% की उच्च दर से बढ़ोतरी हुई है। याद रहे, खनन और उत्खनन क्षेत्र में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है पिछले 5 वर्षों में वो कितनी है, वो 9% है। दोस्तों अब अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो उद्योग और उनसे संबंधित क्षेत्र, उस पर ध्यान दें। तो इसके अंतर्गत विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, निर्माण कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, ये समस्त चीजें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं।
दोस्तों 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार द्वितीय क्षेत्र अर्थात सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जलापूर्ति, वाटर सप्लाई और अन्य जनोपयोगी सेवाओं में 2017-18 से 2021-22 यानी पिछले 5 वर्षों में 14.5% की उच्च दर से बढ़ोतरी हुई है। तो याद रखें 2017-18 से 2021-22 जो 5 वर्षों का अंतराल है, इसके दौरान 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है इन चीजों में जो सेकेंडरी सेक्टर है, विद्युत, गैस, जलापूर्ति इत्यादि क्षेत्रों में। आइए सबसे पहले समझते हैं तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत समस्त सेवाओं को जो सर्विसेज है उन्हें शामिल किया जाता है और इसलिए इसे सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, व्यापार, ट्रेड, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, पर्यटन, टूरिज्म, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सूचना, इंफॉर्मेशन, न्याय, जस्टिस, स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन आदि समस्त चीजें शामिल की जाती हैं। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत 2017-18 से 2021-22 के बीच यानी पिछले 5 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला यह क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में काफी तेज प्रगति दिखाई दे रही है वे है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्टेशन जिसमें 10.5%, भंडारण स्टोरेज में 21.3%, वित्तीय सेवाएं जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें 12.6% और लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है पिछले 5 वर्षों में 2017-18 से 2021-22 के बीच। दोस्तों अब ध्यान दें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जो बात कही गई है कि वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार की क्षेत्रगत वृद्धि दर कितनी रही थी, यानी प्राइमरी सेक्टर में कितनी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कितनी रही थी। तो इसके अनुसार प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में 9.6% की बढ़ोतरी हुई थी, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में 3.8% की और तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में 13.3% की बढ़ोतरी हुई थी। ये एक साल की वृद्धि दर है जो 2021-22 के दौरान दर्ज की गई थी। दोस्तों आइए बेहद महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दें। 2021-22 में वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो GSDP अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी वो 54.4 हजार रुपये थी और वही संपूर्ण भारत की ओर अगर देखें तो यह 1.5 लाख अर्थात 1,50,000 रुपये दर्ज की गई थी। यानी सामान्य शब्दों में कहें तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो 2021-22 में थी वो थी 54.4 हजार रुपये, वही संपूर्ण भारत में ये 1,50,000 रुपये दर्ज की गई थी। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद GDDP अर्थात ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर जिलों की रैंकिंग भी प्रस्तुत की गई है। अर्थात प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर राज्य के सबसे संपन्न या सबसे समृद्ध जिले कौन कौन से हैं और सबसे गरीब जिले कौन हैं इसकी पहचान की गई है। इस आधार पर राज्य के 38 जिलों में सबसे समृद्ध 3 जिले कौन कौन से हैं, तो इनमें पहले स्थान पर पटना जिला है, दूसरे स्थान पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर मुंगेर जिला है। तो दोस्तों पटना जिला में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह 1,15,239 रुपये है, वहीं बेगूसराय में यह 45,497 रुपये और मुंगेर में 42,793 रुपये है। तो ये 3 शीर्ष या सबसे समृद्ध 3 जिले हैं जो बिहार के हैं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। इस दृष्टिकोण से बिहार के सबसे निर्धन 3 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे निर्धन जिले में पहले स्थान पर शिवहर है, दूसरे स्थान पर अररिया और तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी है। दोस्तों ये तीनों डिस्ट्रिक्ट उत्तर बिहार में मौजूद है, जहां शिवहर में प्रति व्यक्ति आय 18,692 रुपये है, तो वहीं अररिया में 19,527 रुपये और शिवहर में 20,631 रुपये। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जो बातें कही गई हैं इसके अनुसार 2021-22 में राज्य सरकार का कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितनी थी, तो वो थी 1.93 लाख करोड़ रुपए। तो इसमें 1.59 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जो कुल व्यय का 82.4% 82.4% थी। वहीं 0.34 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो कुल व्यय का 17.6% था।
अगले तथ्य पर ध्यान दें कि 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने अपने स्रोतों से कुल कितना राजस्व, कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, संग्रहित किया था, तो ये थी 38,839 करोड़ रुपए। दोस्तों, इनमें करों यानी टैक्सेस से जो संग्रहित राजस्व थी वो थी 34,855 करोड़ रुपए, जो कुल राजस्व का 89.7% था। याद रखें, जो कर या टैक्स के द्वारा जो राजस्व संग्रहित की गई थी वो थी 34,855 करोड़ रुपए, और ये कुल राजस्व, कुल रेवेन्यू का 89.7% था। वहीं करेतर यानी कर से अलग हटकर जो राजस्व संग्रहित की गई थी वो थी 3,984 करोड़ रुपए, जो कुल राजस्व का 10.3% था। यहां पर ध्यान दें कि राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे, जो फिस्कल डेफिसिट है, इसमें 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष यानी 2020-21 की तुलना में कमी आई है। याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट में 2021-22 में कमी आई है। तो 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितनी थी, तो वो थी 25,551 करोड़ रुपए, जबकि इससे पहले 2020-21 में यह थी 29,828 करोड़ रुपए। अर्थात राजकोषीय घाटे में 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में 4,277 करोड़ रुपए की कमी आई है। दोस्तों, अब आइए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कही गई है, जो 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण है। ध्यान से इन तथ्यों को आप देखिए। दोस्तों, 2017-18 से 2021-22 यानी पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और उनसे संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि दर लगभग 5% रही थी। तो अब सिर्फ 2021-22 में, तो एक फाइनेंशियल ईयर में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और उनसे संबंधित जो उप क्षेत्र, उनका योगदान कितना था। वर्ष याद रखिए 2021-22 के दौरान तो फसल क्षेत्र यानी क्रॉप्स का जो योगदान है वो 11.1%। दूसरे स्थान पर पशुधन लाइव स्टॉक है, जिसका योगदान है 6.6%, और तीसरे स्थान पर मत्स्यकिट एवं जल कृषि है, जिनका योगदान 1.8% है। ध्यान रहे, ये वर्ष 2021-22 के लिए है। दोस्तों, 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन बिहार में 18,486.9 हजार टन हुआ था। ये कुल उत्पादन है खाद्यान्नों का। दोस्तों, खाद्यान्नों में सबसे मुख्य खाद्यान्न धान और गेहूं है। तो धान का उत्पादन कितना था, तो ये था 7,770.3 हजार टन, जबकि गेहूं का उत्पादन हुआ था 6,889.8 हजार टन। दूसरी ओर मोटे अनाज का कुल उत्पादन इस अवधि में थी 3,491.8 हजार टन। बिहार का एक प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। तो दोस्तों, गन्ने का कुल उत्पादन 2021-22 में कितनी हुई थी, तो ये थी 119.77 लाख टन 2021-22 में, जबकि इसकी उत्पादकता यानी गन्ने की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कितनी थी, तो वो थी 49.7 टन प्रति हेक्टेयर। फसलों से संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें कि 2021-22 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र नेट सोविंग एरिया कितनी थी, तो ये थी 50.5%, और फसल सघनता कितनी थी, जो क्रॉप इंटेंसिटी है, वो थी 1.44। ध्यान रहे कि ये आंकड़े जो 2020-21 में प्रस्तुत किए गए थे उसके समतुल्य यानी उसके बराबर ही हैं। दोस्तों, आइए अब उद्यम क्षेत्र, इंटरप्राइज सेक्टर के क्षेत्र में यानी उद्योग और उनसे संबंधित क्षेत्रों में क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। तो 2021-22 में बिहार में चीनी का कुल उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल थी। याद रखिएगा, चीनी का कुल उत्पादन बिहार में कितनी थी, तो ये थी 45.6 लाख क्विंटल, और गन्ने से चीनी प्राप्ति की दर थी 9.6%। बिहार में जो गन्ने उपलब्ध है उनसे चीनी प्राप्ति की दर 9.6% है। अब इसके द्वारा जो इथेनॉल उत्पादन किया जा रहा है बिहार में, इससे संबंधित जो आंकड़े उस पर ध्यान दें। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन हो गई थी। याद रहे, ये पर डे के हिसाब से ये आंकड़े हैं। तो इससे पहले यानी 2020-21 में 370,000 लीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन हो रहा था। यानी 2021-22 में पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में 100,000 लीटर प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है।
जैसा कि मालूम है कि बिहार में चीनी मिलों के द्वारा बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है, तो विद्युत उत्पादन के मामले में 2021-22 में 8 चीनी मिलों ने, यानी बिहार की 8 चीनी मिल जो विद्युत उत्पादन कर रही है, संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया था। याद रखिएगा कि 2021-22 में 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से कुल कितना विद्युत का उत्पादन किया था, तो ये है 88.5 मेगावाट। दोस्तों, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत राज्य सरकार को विगत 6 वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। याद रहे, कुल निवेश के प्रस्ताव यानी इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव कितने के मिले हैं, तो वो है 60.86 हजार करोड़ रुपए की। दोस्तों, वर्तमान में बिहार में कुल 398 इकाइयां कार्यरत हैं। यहाँ पर इकाइयों से तात्पर्य है कि औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इतनी संख्या में कार्यरत है, फंक्शन कर रही हैं, और इन कार्यशील इकाइयों में 3.39 हजार करोड़ रुपये निवेशित है, इन्वेस्टमेंट की गई है। सर्वाधिक निवेश, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किस में है, तो याद रखिएगा ये खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे अधिक निवेश की गई है, जो 1395.65 करोड़ रुपए है, और ये राज्य में कुल निवेश का 41% 41% हिस्सा है। अब अन्य तथ्यों पर ध्यान दें कि 2021-22 में बिहार में कुल कितने सूक्ष्म उद्यमों या उद्योगों को, जिसे हम माइक्रो इंडस्ट्री या इंटरप्राइजेज कह सकते हैं, की स्थापना हुई थी, तो ये थी 45 ध्यान रहे 2021-22 में, जो 2020-21 की तुलना में सूक्ष्म उद्योगों की संख्या की दूनी से भी अधिक है। यानी 2020-21 में जितनी स्थापना हुई थी उसकी दूनी से भी अधिक 2021-22 में हुई है, जो 45 है, 45 सूक्ष्म उद्योग माइक्रो इंडस्ट्री या इंटरप्राइजेज। तो इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में 2020-21 की तुलना में सूक्ष्म उद्यमों में निवेश की रकम में 135% की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान रहे, कुल निवेश की जो रकम है उसमें 135% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में 107% बढ़ोतरी हुई है 2021-22 में। इसी प्रकार बृहत इकाइयां, जो लार्ज इंटरप्राइजेज, जो बड़े उद्योग है, उनकी संख्या भी 2021-22 में बढ़कर 11 हो गई है, जो 2020-21 में 3 थी। दोस्तों, 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 2020-21 की तुलना में बृहत उद्यमों, जो बड़े उद्यम हैं, जो बृहत इंडस्ट्री है, उनमें निवेश की रकम में भी 131% की बढ़ोतरी हुई है, और वही रोजगार में 187% की बढ़ोतरी हुई है। तो याद रखिएगा कि जो बृहत इकाइयां हैं, जो लार्ज इंटरप्राइजेज है, वहां पर उद्यमों में निवेश की रकम में 131% की बढ़ोतरी हुई है 2021-22 में, इसके पिछले वर्ष की तुलना में। वही रोजगार, एम्प्लॉयमेंट में 187% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में श्रम, रोजगार और कौशल, लेबर, एम्प्लॉयमेंट और स्किल के संबंध में क्या बात कही गई है। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण बिहार में, यानी रूरल बिहार में, पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात अर्थात WPR वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 68.8% थी, 68.8% था। यहाँ ये ध्यान रहे कि कुल रोजगार में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितनी थी, तो वो 68.8%। जबकि इसी अवधि में अगर संपूर्ण भारत के स्तर पर देखें तो ग्रामीण भारत में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR 77.9%, 77.9% थी। दूसरी ओर शहरी बिहार में अर्थात अर्बन बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कुल रोजगार में पुरुषों की जो संख्या है, जो उनका प्रतिशत है, शहरी बिहार में ध्यान रहे, वो 64.6%, 64.6% थी। जबकि संपूर्ण भारत में शहरी पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यानी अर्बन इलाकों में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 75.6%, यानी 75.6% थी। श्रमिकों की आय से संबंधित जो आंकड़े दिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में, उसे आइए समझते हैं। बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई, प्रतिदिन की औसत कमाई 338 रुपये,
जबकि महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपये। देखिए ये बिहार के संदर्भ में है कि जो पुरुष श्रमिक हैं उनकी प्रतिदिन की जो कमाई है 338 रुपये, जबकि महिला श्रमिक की प्रतिदिन की औसत कमाई है 244 रुपये। इसी प्रकार बिहार में पुरुष और महिला की दैनिक औसत कमाई में हम देख रहे हैं कि 28% का लैंगिक अंतराल है। ये याद रहे कि पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच जो दैनिक औसत कमाई है उसमें 28% का अंतर साफ दृष्टिगत होता है, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर यह अंतराल और भी अधिक है और वो 36% है। तो ये ध्यान रहे कि राष्ट्रीय औसत से यह कम है, किंतु बिहार में भी यह अधिक 28% है। जैसा कि मालूम है कि बिहार में सरकारी नीति के तहत सरकारी सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने महिलाओं को 35%, जी हाँ 35% का आरक्षण उन्हें प्रदान किया है। और इस कारण बिहार पुलिस में 28,994 महिलाएं वर्तमान में नियोजित हैं, जो राज्य में कुल पुलिस बल का लगभग 24.3% है। ये याद रहे कि बिहार में जो पुलिस बल है उनमें महिलाओं की संख्या लगभग 24.3% है। उनका जो रेशियो है, जो परसेंटेज है। दोस्तों अब आइए देखते हैं एनर्जी सेक्टर ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कही गई है। बिहार में ऊर्जा अर्थात विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की चरम मांग में अब काफी सुधार हुआ है। 2021-22 में ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी की कुल मांग 6,475 मेगावाट हो गई थी। याद रहे 6,475 मेगावाट हो गई थी 2021-22 के दौरान। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत, यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखिए कि राज्य में ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रति व्यक्ति खपत 2017-18 की तुलना में 2021-22 में 329 किलोवाट आवर हो गई है। ये बढ़कर हो गई है 2021-22 में, अब है 329 किलोवाट आवर, अर्थात पिछले 4 वर्षों में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत में 17.5% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में विद्युत की उपलब्ध क्षमता 2021-22 में अर्थात विद्युत उत्पादन करने की कुल क्षमता 2021-22 में 2020-21 की तुलना में जो 2020-21 में 6,422 मेगावाट थी, अब यानी 2021-22 में 21.2% की इसमें बढ़ोतरी हुई है और अब वो हो गई है 7,785 मेगावाट। याद रहे कि अब बिहार में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी हो गई है, वो है 7,785 मेगावाट। दोस्तों बिजली की मांग में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जो 2021-22 में 6,576 मेगावाट थी, जो 2022-23 में बढ़कर 7,054 मेगावाट हो गई। यानी पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 7.3% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो याद रखिए कि वर्तमान में डिमांड कितनी है, तो वो है 7,054 मेगावाट। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताई गई है कि विद्युत की घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 2021-22 में 160.49 लाख हो गई, अर्थात 1,60,49,000 हो गई है, जो पिछले 4 वर्षों में 58.3% की वृद्धि दर्शाती है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है ना, तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के भी शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं शीघ्र नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय।